आज हम अपने तृतीय दिवस यानी कि डे 3 पे पहुंच चुके हैं और मैं आपके लिए लेके आ गया हूं कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। बहुत ही शानदार दो कंपाउंड्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। K2Cr2O7 और KMnO4 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है भाई साहब। बहुत सारे तरह तरह के सवाल आते हैं, बहुत सारे PYQs मैं आपके लिए लेके आया हूँ और लेक्चर्स आने में थोड़ा सा डिले हो जाता है भाई साहब, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। अभी बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए हम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा डिले हो जाता है। दिन रात आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर के साथ और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आइए जल्दी से देखते हैं सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट को। भाई साहब पोटेशियम परमैंगनेट इतना बढ़िया कंपाउंड है। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देख ली जाए। प्रिपरेशन इसकी होती है पाइरोलुसाइट यानी कि एक ब्लैक कलर की ओर से, ये कुछ ब्राउन ब्लैक कलर का ओर होता है। और जब हम इसमें क्या करते हैं भाई साहब, जब हम इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, हम या तो एयर ले ले एयर, या तो हम सीधे ऑक्सीजन ले ले, और या तो हम कोई एक ऐसा रीजेंट ले ले जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला हो। फॉर एग्जांपल हम क्या क्या यहाँ पे ले सकते हैं, हम यहाँ पर ले सकते हैं KClO3, हम यहाँ पर ले सकते हैं KNO3, हम यहाँ पर ले सकते हैं KClO4। कुछ भी ऐसा रीजेंट ले लो भाई साहब जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग हो, जो खुद टूट के डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन देता हो। वो इसको ऑक्सीडाइज करके कहां पर ले जाएगा भाई साहब, वो इसको ऑक्सीडाइज करके ले जाएगा एक बहुत ही शानदार कंपाउंड में, और जिसका नाम है K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट। और ये जो पोटेशियम मैंगनेट है, इसकी खास बात यह है कि केवल और केवल स्टेबल है बेसिक मीडियम में। वो भी मैं बेसिक भी नहीं लिखना चाहूंगा, मैं लिखना चाहूंगा स्ट्रांगली बेसिक या फिर स्ट्रांगली एल्कलाइन मीडियम में। कहां स्टेबल है भाई साहब, स्ट्रांगली एल्कलाइन मीडियम में। और ये अनस्टेबल, ऐसे अगर आप रख दो इसको तो ये अनस्टेबल है। किस चीज में अनस्टेबल है, या तो न्यूट्रल मीडियम में या तो एसिडिक मीडियम में। अगर आपने न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम रखा है तो ये अनस्टेबल है, और ये न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा। डिस्प्रोपोर्शनेट किन चीजों में करता है ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा KMnO4 में, और साथ में बोलो अरे बोलो तो भाई साहब, बोलते नहीं हो यार तुम। ये साथ में बन जाएगा MnO2। ठीक है, अच्छा अब एक मेरी बात सुनिएगा। एक बार यहां पर K2MnO4 बन गया तो K2MnO4 जैसा कि आपको पता चल गया कि ये एसिडिक मीडियम या फिर वाटर या न्यूट्रल मीडियम में ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा, ये अनस्टेबल होता है। तो जब हम इसको एसिडिफाई करते हैं तो दो कंपाउंड हमें बनते हैं, एक हमारा बन जाता है KMnO4 और एक बन जाता है MnO2। MnO2 जो है ये हमारा ब्लैक कलर का, ब्राउन ब्लैक कलर का ओर होता है जिसको पाइरोलुसाइट बोलते हैं, और KMnO4 जो होता है ये हमारा एक बहुत ही शानदार कंपाउंड होता है जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट बोला करते हैं। इसको बहुत सारी जगहों पर एज अ लेबोरेटरी एजेंट भी यूज किया जाता है, पर यहां से बनने वाला जो KMnO4 है इसको हम एज अ लेबोरेटरी रिजेंट नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, बिकॉज KMnO4 अगर यूज किया जा रहा है किसी रिडॉक्स टाइट्रेशन में, किसी लैब के काम में यूज किया जा रहा है, तो वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाएगा। और सुनिएगा इस KMnO4 में, ये जो KMnO4 बना है इसमें है ट्रेसेस ऑफ MnO2। MnO2 अपनी जगह पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ब खुद है। तो अगर इस KMnO4 में भी MnO2 के ट्रेसेस हैं और हम इसको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहीं यूज कर रहे हैं किसी टाइट्रेशन में, तो KMnO4 अपना काम करने लगेगा, MnO2 भी कुछ अपना काम करने लगेगा और हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए यहां से बनने वाले KMnO4 को हम कभी भी यूज नहीं करते हैं एज अ लेबोरेटरी रिजेंट, क्योंकि हमें गलत रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ MnO2। ठीक बात है। अच्छा अगर हम आगे बढ़े और हम बात करें कि और किस तरह से हम KMnO4 को बना सकते हैं K2MnO4 द्वारा, तो अगर हम K2MnO4 यानी कि पोटेशियम मैंगनेट जो है हमारा, अच्छा सभी लोग एक बार मुझे पोटेशियम मैंगनेट में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताएं। ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमें Mn का निकालना हुआ तो सबको दिखाई दे रहा होगा, सब लोग इतने विद्वान हैं कि सबको दिखाई दे रहा होगा, +6 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे। और KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7। अच्छा MnO2 में क्या है, +4। तो आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा, और बहुत सारे एग्जांपल हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन के इस तरह के, जहां आपको ये पता चलता होगा कि अगर कोई एलिमेंट अपनी बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है किसी भी मीडियम में, तो वो अपने ऊपर वाले में जाता है और नीचे वाले में जाता है। फॉर एग्जांपल K2MnO4 की ही बात करें तो K2MnO4 में Mn है अपने +6 में, जब वो टूटेगा, जब वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा तो वो अपने ऊपर वाले यानी कि +7 में जाएगा, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn की, और उसके नीचे वाले में जाएगा, +6 के नीचे आता है +4,
और MnO2 बन गया है जहां पर ये +4 में एग्जिस्ट करता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने पर K2MnO4 अगर हम O3 यानी कि ओजोन से ट्रीट कराएं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये इस K2MnO4 को ऑक्सीडाइज कर देगा KMnO4 में। सिमिलरली ये जो Cl2 है, ये भी K2MnO4 को, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये भी K2MnO4 को KMnO4 में ऑक्सीडाइज कर देगा। सिमिलरली जब हम, ये क्वेश्चन भी आ चुका है भाई साहब, इसलिए ध्यान से सुनना, जब हम K2MnO4 का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं एल्कलाइन मीडियम में, तब भी हमें KMnO4 की प्राप्ति होती है। ये बात आपको नोट करके अच्छे से रख लेनी है। ये सारी रिएक्शंस आपके लिए मैं वही लेके आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बेफालतू की नहीं है, कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं जिसका कोई काम ना हो। अच्छा, और अगर जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पानी में भी हम डाल दें K2MnO4 को, तो पानी में भी ये स्टेबल नहीं रहता, ये टूट कर डिस्प्रोपोर्शनेट होकर KMnO4 और MnO2 दे देता है। तो यहां से भी हमें KMnO4 मिलता हुआ दिख जाएगा। तो K2MnO4 इज स्टेबल ओनली इन स्ट्रांगली एल्कलाइन मीडियम। ठीक भाई साहब, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अच्छा, अगर हम आगे बढ़े तो यहां पर हमें एक चीज दिख रही है कि जब K2MnO4 Cl2 द्वारा ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो ये KMnO4 बना देगा, और खुद ये Cl2 रेड्यूस होकर Cl- में चला जाएगा। पर ये रिएक्शन तभी हो पा रही है, सुनना मेरी बात, ये रिएक्शन तभी हो पा रही है जब यहां पर बेसिक कंडीशंस है। बेसिक कंडीशंस कैसे है भाई साहब? अगर बेसिक कंडीशन ना हो तो K2MnO4 स्टेबल होगा ही नहीं, फिर तो हम ये रिएक्शंस करा ही नहीं सकते। तो हमें इन रिएक्शंस को कराने के लिए बेसिक कंडीशंस ही लेके चलनी है, ठीक है। तो अगर बेसिक कंडीशन है तब तो ये Cl2 टूट के Cl- में चला जा रहा है। क्यों चला जा रहा है? क्योंकि आपको अगर पता हो तो Cl2 जो Cl2 है, सुनिएगा मेरी बात, जो Cl2 है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो Cl2 है, क्या पता आपको दिख रहा है? हाँ ठीक है, बोर्ड में विजिबल है। Cl2 जो है वो बेसिक मीडियम में OH- के प्रेजेंस में Cl- और ClO- बनाता है, हाइपोक्लोराइट आयन और क्लोराइड आयन बनाता है। ये जो हाइपोक्लोराइट आयन है, दिस एक्ट्स एज ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है भाई साहब? ब्लीचिंग एजेंट होता है CaCl2.CaOCl होल ट्वाइस, ये है ब्लीचिंग एजेंट। और ये जो ब्लीचिंग एजेंट है ये बहुत ही शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और इसी OCl- के बनने की वजह से ये जो K2MnO4 है ये ऑक्सीडाइज होकर ये सब बना पाता है मामला, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहां पर, अगर Cl2 होता और OH- में ऑक्सीडाइज होता, तब मैंने ब्लीचिंग एजेंट का फॉर्मेशन और Cl- का फॉर्मेशन लिखा था, पर अब वो डिब्बा किसी काम का नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये Cl- केवल और केवल बेसिक मीडियम की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एसिडिक मीडियम होता तब तो ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाता ये Cl-, क्योंकि एसिडिक मीडियम में KMnO4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो अगर इस Cl- के साथ रहता तो तुरंत इसको ऑक्सीडाइज करके Cl2 बना देता। इसलिए ये Cl- एग्जिस्ट कर ही नहीं पाता। ये Cl- एग्जिस्ट इसलिए कर पा रहा है क्योंकि मीडियम इज बेसिक, और बेसिक है तभी K2MnO4 भी एग्जिस्ट कर रहा है। आगे बढ़े और हम देखते हैं कि MnO4- को हम किस तरह से बना सकते हैं। तो अगर हमने Mn2+ लिया, हमने लिया है, और हमें PbO2 मिल जाए, Pb+4 मिल जाए, तब भी हम MnO4- बना सकते हैं। अगर हमें मिल जाए भाई साहब Bi5+, तब भी हम MnO4- बना सकते हैं। अगर हमें मार्शल्स एसिड मिल जाए, ये देखिए ये मार्शल्स एसिड का एनायन है, तब भी हम MnO4- ये सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है भाई, अपनी ऑक्सीडाइजिंग नेचर के धुरंधर लोग हैं ये। अगर इन धुरंधरों के सामने Mn2+ को रख दिया जाए तो Mn2+ ऑक्सीडाइज होकर देखिए 2+ से 7+ में आ जाएगा भाई साहब, और MnO4- बना देगा। पर यहां से भी जो MnO4- बन रहा है, जो KMnO4 यहां से एक तरह से बन रहा है, वो भी लेबोरेटरी एजेंट के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पर भी स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होगा। स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है कि पहले Mn2+ था तो अब ऑक्सीडाइज होकर MnO2 बनेगा, फिर MnO2 ऑक्सीडाइज होकर किसमें बनेगा भाई साहब? MnO4 और फिर ये MnO4 ऑक्सीडाइज होकर बनेगा MnO4-। ये स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होगा। इस स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन से फर्क ये पड़ेगा कि ये जो MnO4- बना, यहां पर अभी भी MnO2 के भी ट्रेसेस है, K2MnO4 के भी ट्रेसेस है, तो इनके ट्रेसेस होने से ये रिजेंट बर्बाद हो जाएगा, और इसको हमें बिना प्यूरिफाई किए लेबोरेटरी एजेंट के तौर पर नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ KMnO4 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन,
KMnO4 सनलाइट के प्रेजेंस में स्टेबल नहीं रहता और सनलाइट के प्रेजेंस में ये टूट जाता है। टूट किस में जाता है भाई साहब? ये टूट जाता है K2MnO4 में, और ये टूट जाता है MnO2 में, और साथ में हमें मिलता है ऑक्सीजन। इसी तरह 513 केल्विन पे भी थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ाई जाती है KMnO4 की, और सेम प्रोडक्ट्स मिलते हैं K2MnO4, MnO2 और भाई साहब O2। ये तीन प्रोडक्ट्स हमें हमेशा मिल जाया करेंगे जब भी KMnO4 थर्मली डिकम्पोज होगा, हीट के थ्रू डिकम्पोज होगा या फिर सनलाइट के थ्रू डिकम्पोज हुआ करेगा। और क्योंकि KMnO4 जो है वो अनस्टेबल है सनलाइट के प्रेजेंस में, इसीलिए इसको डार्क बॉटल्स के अंदर स्टोर किया जाता है भाई साहब। अगर हम आगे बढ़े तो हम देख सकते हैं कि KMnO4 सभी तरह के मीडियम्स में, चाहे वो एसिडिक हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, या फिर वीकली बेसिक हो, और चाहे वो स्ट्रांगली बेसिक हो, हर तरह के मीडियम में वो अपना ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हर तरह के मीडियम में। पर अगर हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना चाहें तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, KMnO4 जब H+ यानी कि एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करता है तो वो बनाता है Mn+2। थोड़ा सा साफ लिख देते हैं भाई साहब, बहुत ही गंदा हो गया है। हाँ, Mn+2 बनाता है। अच्छा, जब वो न्यूट्रल या फिर फेंटली बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करता है किसी को, तो वो खुद ब खुद कन्वर्ट होता है MnO2 यानी कि पायरोलुसाइड में। और जब वो स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में किसी को ऑक्सीडाइज करता है तो वो खुद कन्वर्ट होता है MnO4 2- यानी कि मैंगनेट के अंदर। पर मैंगनेट कन्वर्ट हो गया मैंगनेट के अंदर। अब यहां पर जो पोटेंशियल्स आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स आ रहे हैं E1 नॉट, E2 नॉट और E3 नॉट, जब हम उनको कंपेयर करके देखते हैं तब हमें पता चलता है कि किस मीडियम में KMnO4 सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर कुछ इस तरह का आता है, और इस ऑर्डर से हमें पता चल रहा है E1 नॉट किसका है भाई साहब? एसिडिक मीडियम वाले का। इसका मतलब ये हुआ कि एसिडिक मीडियम के अंदर KMnO4 सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में सबसे स्ट्रॉन्ग करेगा, उसके बाद फिर न्यूट्रल मीडियम में, और उसके बाद स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में। ठीक है, स्ट्रॉन्गली बेसिक, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो कर ही रहा है तो कौन कौन इसके साथ क्या क्या रिएक्शन देगा, आइए हम ये भी देख लेते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले KMnO4 अगर एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कर रहा है सामने वाले को, तो खुद किस में कन्वर्ट होगा? Mn2+ में। ये फिक्स है, ये फिक्स है कि अगर KMnO4 एसिडिक मीडियम में किसी सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद किस चीज में कन्वर्ट होगा? Mn2+ में। अगर वो न्यूट्रल या फिर फेंटली बेसिक मीडियम में किसी सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद किस में कन्वर्ट होगा? MnO2 में। अगर वो स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद किस में कन्वर्ट होगा? MnO4 2- में। तो अगर हम आगे देखें दोस्त, तो यहां पर Mn2+ में वो खुद को कन्वर्ट करेगा। अब सामने वालों को किस चीज में ऑक्सीडाइज करेगा, आइए हम वो देख लेते हैं। अगर हम वो देखने का प्रयास करें तो देखिए मेरे दोस्त, Fe2+ को ये कन्वर्ट कर देगा Fe3+ में, I- को ये कन्वर्ट कर देगा I2 में, H2O2 को ये कन्वर्ट कर देगा H2O और O2 में, SO2 को ये कन्वर्ट कर देगा, बोलो बोलो किसमें? SO4 2- में, NO2- यानी कि नाइट्राइट को ये कन्वर्ट कर देगा नाइट्रेट में, NO3- में, C2O4 2- यानी कि ऑक्सिलेट को ये कन्वर्ट कर देगा CO2 में, H2S को ये कन्वर्ट कर देगा, अरे बोलो बोलो किसमें? सल्फर में। अगर हम ले लिए H2O3 2- यानी कि अरे हाइपो सोल्यूशन, इस हाइपो सोल्यूशन को ये किसमें कन्वर्ट करेगा? हाइपो सोल्यूशन को ये करेगा सल्फेट में और सल्फर में। HCl को ये ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है? Cl- एक्वस को ये ऑक्सीडाइज कर ही देता है, और Cl- एक्वस को ये ऑक्सीडाइज कर देता है Cl2 में। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आपके लिए दो सवाल लिखे हुए हैं कि KMnO4 को प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पर क्यों नहीं यूज किया जाता है टाइट्रेशन में? इसलिए नहीं यूज किया जाता है क्योंकि प्राइमरी स्टैंडर्ड पे उन चीजों को यूज किया जाता है भाई साहब टाइट्रेशन के दौरान जो चीजें बहुत ही प्योरिटी के साथ काम करती हूं, पहली बात वो, और दूसरी बात कोई भी और किसी भी और तरह का उनका रिएक्शन देने की पॉसिबिलिटी ना हो। जबकि KMnO4 को 100% प्योरिटी पे रखना बहुत मुश्किल बात है, 100% प्योरिटी से बनाना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि KMnO4 को बनाने के जितने भी तरीके हैं वो सब ऑलमोस्ट स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन के हैं। वहां पर ट्रेसेस ऑफ अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पाए ही जाते हैं, और जब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ और सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पाए जा रहे हैं तो उनका हम यूज फिर
एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं कर सकते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन में। दूसरा सवाल यह है कि KMnO4 क्यों टाइट्रेट नहीं किया जा सकता HCl की प्रेजेंस में? तो भाई साहब KMnO4 HCl की प्रेजेंस में इसलिए टाइट्रेट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सामने वाले को तो छोड़ दो, सामने वाले को तो ऑक्सीडेशन करना छोड़ दो, वो सबसे पहले HCl को ही ऑक्सीडाइज कर देगा और HCl को ऑक्सीडाइज करके Cl2 बना देगा, तो हमें गलत रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। सामने वाले की ऑक्सीडेशन तो एक बार को भूल भी जाएगा, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े और हम अब इसकी ऑक्सीडेशन देखते हैं भाई साहब, इसकी ऑक्सीडेशन हम देख रहे हैं फेंटली या फिर न्यूट्रल, फेंटली बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम में। न्यूट्रल मीडियम में ये ऑक्सीडाइज होकर ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होकर MnO2 में जाएगा, यानी कि पायरोलुसाइड में जाएगा। सामने वाले को क्या ऑक्सीडाइज करेगा? बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, ये देखना, ध्यान से देखना। I- को जब हम वीकली बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करते हैं MnO4- द्वारा, तो ये आयोडेट बनाता है IO3-। क्या बनाता है भाई साहब? IO3-। अभी आपने देखा कि जब हम एसिडिक मीडियम में कर रहे थे ऑक्सीडाइज तो I2 बना रहा था, जब हम I- को वीकली बेसिक मीडियम में कर रहे हैं तो IO3- यानी कि आयोडेट बना रहा है। अगर हम सुनना मेरी बात, अगर हम इस ऑक्सलेट आयन को ऑक्सीडाइज कर दें इन वीकली बेसिक मीडियम, तो ये बन जाएगा बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट आयन। ये लो, ये दोनों आयंस बन जाएंगे। अगर हम H2O2 को कर दें तो फिर वही प्रोडक्ट H2O और O2। अगर हम H2O3 यानी कि यानी कि हम हाइपो सोल्यूशन को अगर ऑक्सीडाइज कर दें तो हमें प्योरली SO4 सल्फेट मिल जाएगा, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। अब अगर हम बात करें इन दोनों के स्ट्रक्चर्स की कि MnO4- कैसा दिखता है, MnO4 कैसा दिखता है, ये है हमारा परमैंगनेट, ये है हमारा मैंगनेट। यहां पर ये जो बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये p-pi-d-pi बॉन्ड्स है भाई साहब, दीज आर p-pi-d-pi बॉन्ड्स। और ये जो p-pi-d-pi बॉन्ड्स हैं, इनकी वजह से चाहे ये हो, ये वाला Mn हो, चाहे ये वाला Mn हो, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 और इसकी भी होती है sp3। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसके कलर की, तो इसका जो कलर होता है भाई साहब, इसका जो कलर होता है इट इज बोलो पर्पल पिंक कलर। और ये किस वजह से आता है? रीजन क्या है इसके कलर का? रीजन है इसके कलर का LMCT, यानी कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अगर आपको LMCT नहीं पता है भाई साहब तो आप कमेंट करके बताना, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कलर हम कैसे डिसाइड करते हैं। 2-3 तरीके होते हैं, LMCT होता है, DD ट्रांजिशन होता है। अब सुनना, मेरी बात पहले पूरी सुन लेना। अगर हम MnO4 के कलर की बात करें, क्योंकि यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है इट इज D0 कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां पर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के थ्रू कलर आ रहा है। यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है इट इज D1 कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां पर DD ट्रांजिशन के थ्रू कलर आएगा और DD ट्रांजिशन के थ्रू इसका कलर क्या हो जाता है भाई साहब? इट इज ऑफ ग्रीन कलर। और ये ग्रीन कलर क्यों आ रहा है? DD ट्रांजिशन से आ रहा है, ठीक है भाई साहब, ये DD ट्रांजिशन से आ गया। दोनों sp3 हाइब्रिडाइज हमने लिख ही लिया। अगर हम इनके मैग्नेटिज्म की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि ये D1 है, D1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, यानी कि ये रूम टेम्परेचर पर भी पैरामैग्नेटिक है और हाई टेम्परेचर पर भी पैरामैग्नेटिक है। पर MnO4- के साथ D0 कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद आप ये रूम टेम्परेचर पे तो बता सकते हो कि इट विल बी डायामैग्नेटिक, पर हाई टेम्परेचर पे ये अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज कर लेता है, जो कि हमारे सिलेबस से बाहर है। बस आप ये जान लीजिए एज एन इंफॉर्मेशन कि हाई टेम्परेचर पर MnO4- पैरामैग्नेटिक हो जाता है भाई साहब। NCERT ने भी लिख के रखा है कि इसका रीजन आपके सिलेबस से बाहर है, MOT के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, हम उस चक्करों में नहीं पढ़ेंगे। तो क्या इतनी बात समझ में आई? यहां पर आपका MnO4- खत्म हो जाता है भाई साहब, यानी कि KMnO4 समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। और अब हम पढ़ने वाले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड हुआ करता है, बहुत ही शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ करता है। अगर हम बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो इसको कैसे बनाते हैं भाई साहब? इसके लिए हम लेते हैं क्रोमाइटोर। क्रोमाइटोर क्या है? Fe2CrO4। अब ये जो Fe2CrO4 है, सुनना मेरी बात, ये जो Fe2CrO4 है, ये कैसे बनता है? ये बनता है, सुनना मेरी बात, ये बनता है दो चीजों के मिक्सचर से। इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड बेसिकली। ये है FeO और Cr2O3 का मिक्सचर। किसका मिक्सचर है भाई साहब? किसका मिक्सचर है? FeO और Cr2O3। अब सुनना मेरी बात, सुनना, ये जो FeO है जब हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये Fe2O3 बन जाता है। जब हम इस Cr2O3 को ऑक्सीडाइज करते हैं ये CrO3 बन जाता है।
ठीक है। अच्छा, Fe2O3 तो बेसिक नेचर का होता है, तो इस बेसिक नेचर के कंपाउंड को जब हम एक और बेसिक नेचर के कंपाउंड यानी कि Na2CO3 से रिएक्ट कराएंगे, क्या कोई रिएक्शन होगी? बेसिक नेचर का कंपाउंड बेसिक नेचर से रिएक्ट नहीं करेगा। पर जब ये CrO3 हमारे पास आता है, ये CrO3 तो एसिडिक नेचर का है, ये CrO3 एसिडिक नेचर का है, और ये CrO3 Na2CO3 से रिएक्ट करके कुछ ना कुछ हो हल्ला मचाएगा, कुछ ना कुछ बढ़िया कंपाउंड देगा। अब वो क्या बढ़िया कंपाउंड देगा? ये कंपाउंड मिलेंगे हमें Na2CrO4, और बोलो और बोलो और बोलो, अरे और बोलो, समझे? तो यहां पे जो हमें मेन कंपाउंड जो हमें मिल रहे हैं, मेन कंपाउंड्स जो हमें, सॉरी नॉट Cr2O3, यहां पर हमें मिल जाएगा CO2 निकल जाएगा भाई साहब। अच्छा, तो यहां पर क्या प्रोडक्ट्स फिर इस रिएक्शन के बने? जब हमने Fe2CrO4 क्रोमाइट ओर को Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में हीट किया, ऑक्सीडाइज किया, तो और फ्यूज्ड मीडियम में ऑक्सीडाइज किया है, तो हमें जो प्रोडक्ट्स मिले वो बहुत ही खास हैं। जरा मुझे लिखने दो इनको। ये हमें मिल गया Na2CrO4, दिस इज येलो कलर्ड क्रोमेट, दिस इज क्रोमेट। अच्छा, अब सुनना मेरी बात, ये तो हमें क्रोमेट मिल गया। अब हमें और क्या मिला? हमें मिला है Fe2O3, हमें और क्या मिला है? हमें मिला है CO2। ये तीन प्रोडक्ट्स हमें मिले। इन तीन प्रोडक्ट्स को आपको याद रखना है। जब हम इस पूरे मामले में पानी डालेंगे, ये CO2 तो यहीं से इवॉल्व हो गया। जब हम इस पूरे मामले में पानी डालेंगे, क्योंकि हम फ्यूज्ड मीडियम में रिएक्शन करा रहे थे, तो ये जो Fe2O3 है ये बैठ जाएगा Fe2O3 का PPT बना के, और साथ में क्या होगा? ये जो Na2CrO4 है, ये केवल और केवल बेसिक मीडियम में स्टेबल है। ये स्टेबल है, पर किस मीडियम में? स्टेबल ओनली इन बेसिक मीडियम। और ये भी सुनिएगा, जब हम इसमें पानी डालेंगे क्या होगा? ये Na2CrO4 का एक्वस सोल्यूशन बना लेगा। अब जब ये Na2CrO4 का एक्वस सोल्यूशन बना लिया, और मैंने बोला कि ये केवल बेसिक मीडियम में स्टेबल है, तो जब हम इसको एसिडिफाई कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2Cr2O7 में। दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट। यह है सोडियम डाइक्रोमेट, और इस सोडियम डाइक्रोमेट को जब हम KCl के साथ हीट करते हैं तो एक डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, और हमें मिल जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये लो भाई साहब। अब ये सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट की ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों हुई? ये Cr2O7 2 माइनस आयन K प्लस के साथ क्यों गया? ये जो Cl माइनस ये Na प्लस के साथ क्यों गया? ये जानने के लिए आप सबसे पहले ये जानो भाई साहब कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स डिक्रीज करती है फर्स्ट ए यानी कि एल्काली मेटल्स के लिए। जो एल्काली मेटल आयंस होते हैं, उनके जो सॉल्ट्स होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज करती है। एक्सेप्ट किसके? एक्सेप्ट फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, इनके एक्सेप्ट, इनको छोड़ दिया जाए तो जो डाउन द ग्रुप अगर हम गए तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। डिक्रीज करने का मतलब है कि अगर हम KSP अगर हम कंपेयर करें तो Na2Cr2O7 का ज्यादा KSP होगा किससे? K2Cr2O7 से। और इसका मतलब ये है अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका ज्यादा है तो ये वाला जो सॉल्ट है इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, और इसीलिए ये बहुत आसानी से प्रेसिपिटेट आउट होकर आ जाता है बाहर। तो K2Cr2O7 इसलिए हमारा बन पा रहा है KCl से हीट करने पर, क्योंकि इट प्रेसिपिटेट्स आउट मोर इजीली, ये ज्यादा आसानी से बाहर आ जाता है प्रेसिपिटेट आउट होकर। समझे मेरी बात? इसीलिए हमारा K2Cr2O7 KCl से हीट करने के बाद बन जाता है। अच्छा, क्या हम, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या हम Na2Cr2O7 को यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ K2Cr2O7? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कहां पर यूज कर सकते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि Na2Cr2O7 हो चाहे K2Cr2O7 हो, दोनों का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, दोनों का ऑक्सीडाइजिंग नेचर एकदम सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। पर दिक्कत आएगी जब हम K2Cr2O7 को हम इन जनरल कहां यूज करते हैं? एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन रिडॉक्स टाइट्रेशन। वहां पर हम Na2Cr2O7 को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो Na2Cr2O7 है इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर,
हाइग्रोस्कोपी का क्या मतलब है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखता है अपने अंदर। तो अगर मान लो हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ Na2Cr2O7 मेजर करना चाह रहे थे, तो 100 ग्राम अगर हमने Na2Cr2O7 लिया तो वो असल में 100 ग्राम नहीं था, उसमें पानी का भी वेट था और उसमें Na2Cr2O7 का भी वेट था। क्योंकि यह हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है इसीलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं, जबकि हम K2Cr2O7 को यूज करते हैं एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन रिडॉक्स टाइट्रेशन। अगर हम आगे बढ़े दोस्तों और हम देखें इन दो बहुत ही खूबसूरत आयंस के बारे में जिनके बारे में हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, Cr2O7 2- आयन, यानी कि दिस इज डाइक्रोमेट आयन, दिस इज डाइक्रोमेट आयन, और ये जो आयन है दिस इज क्रोमेट आयन। ये जो डाइक्रोमेट आयन है भाई साहब, ये जो डाइक्रोमेट आयन है अगर आप ध्यान से देखो तो ये केवल और केवल एसिडिक मीडियम में स्टेबल है। अगर न्यूट्रल या फिर फेंटली बेसिक मीडियम मिल गया या फिर स्ट्रांगली बेसिक मीडियम मिल गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई साहब, ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमेट आयन में। अगर आप इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्यों, पूरा स्ट्रक्चर देखो, इनका स्ट्रक्चर देखने पे हमें ये पता चल रहा है कि ये Cr हो चाहे ये Cr हो, दोनों Cr sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं ये p-pi-d-pi बॉन्ड्स बन रहे हैं, चाहे वो यहाँ वाले हो चाहे वो यहाँ वाले हो, दोनों के जो बॉन्ड्स है p-pi-d-pi बॉन्डिंग कर रहे हैं। ये p ऑर्बिटल्स जो पाई बॉन्ड बन रहा है उसमें p ऑर्बिटल किसके इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन के, d ऑर्बिटल किसके इन्वॉल्व है, क्रोमियम के। अच्छा, ये जो बॉन्ड एंगल बन रहा है ये बड़ा सा, ये 126 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन रहा है। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शंस, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शंस है, दोनों को थोड़ा दूर रहना है एक दूसरे से, इसीलिए 126 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन रहा है। यहाँ पर अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल बन रहा है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इससे भी क्लियर हो जाती है कि दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हम दोनों के कलर की बात करें, सुनना मेरी बात, अगर हम दोनों के कलर की बात करें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है दैट इज ऑरेंज कलर, और इस कलर का रीजन है LMCT यानी कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। और अगर हम बात करें क्रोमेट के कलर की तो क्रोमेट इज ऑफ येलो कलर, ये होता है येलो कलर का, और इसका भी रीजन है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अगर आपको कलर ऑफ कंपाउंड सीखना है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मतलब लगभग 1 घंटे का टॉपिक है, मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आ सकता हूं जहां पर मैं आपको सारे कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स बताऊंगा, डी ब्लॉक वाले कंपाउंड्स के भी कलर बताऊंगा, जितने कंपाउंड्स हो सकते हैं केमिस्ट्री में सबके कलर बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, पर उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन हाजिरी लगानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो यहां वाला मामला सब क्लियर हो गया। आगे बढ़े अगर हम और हम देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ K2Cr2O7। जब K2Cr2O7 को हम गर्म करते हैं, थर्मली डिकम्पोज कराने की कोशिश करते हैं, तो हमें जिस तरह से हमें KMnO4 में, अब आप इसको KMnO4 से रिलेट करो, आप पढ़ चुके हो कि KMnO4 को हीट करने पे हमें K2MnO4 मिलता है, और क्या मिलता है, MnO2 मिलता है, और क्या मिलता है, O2 मिलता है। इसी तरह K2Cr2O7 को थर्मली डिकम्पोज करने पे हमें एक येलो कलर का कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है बोलो जिसका नाम है K2CrO4। अरे पोटेशियम क्रोमेट भाई साहब, क्रोमेट्स आर येलो कलर्ड, K2CrO4। अच्छा, और ग्रीन कलर का कौन सा कंपाउंड मिलता है, ये जो Cr2O3 है ना, ये ग्रीन कलर का कंपाउंड है। क्रोमियम का ये जो ऑक्साइड है, क्रोमिक ऑक्साइड, दिस इज ग्रीन कलर्ड कंपाउंड। और साथ में क्या मिल रहा है, एक पैरामैग्नेटिक गैस O2, आपको पता ही होगा O2 पैरामैग्नेटिक गैस है, अगर नहीं पता हो तो माफ करना, पर O2 एक पैरामैग्नेटिक गैस है, वो भी हमें मिल रही है। तो इस रिएक्शन को भी हमें याद रखना है एज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ K2Cr2O7। अगर हम बात करें इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर की तो K2Cr2O7 KMnO4 से थोड़ा सा अलग है। KMnO4 हर मीडियम में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता था, पर K2Cr2O7 केवल और केवल एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, केवल और केवल एसिडिक मीडियम में। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में जब दूसरे को, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद कहां पर रिड्यूस होकर जाता है, Cr+3 में। पर सामने वाले को किस तरह से ऑक्सीडाइज करता है, आइए हम वहां पर नजर मारे। अगर हम देख पाए तो Hi यानी कि I- को ये किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, I2 में। HBr यानी कि Br- को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, Br2 में। Fe2+ को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा भाई साहब, Fe3+ में। Sn+2 को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा भाई साहब, Sn+4 में। अच्छा, C2O4 2- को कहां पे ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीलेट आयन को, CO2 में। इसका तो सपना ही CO2 बनना है। H2S को कहां पर ऑक्सीडाइज कर देगा, सल्फर में भाई साहब। सल्फर को कहां पर ऑक्सीडाइज कर देगा, SO2 में। अच्छा, ओहो, ये तो SO2 8 जैसा हो गया, हाँ, SO2 में। 2 कैसा बनना भाई, हाँ,
SO2 या फिर SO3 2- यानी कि सल्फाइट या फिर SO2 को कहां पे ऑक्सीडाइज कर देगा, SO4 2- में यानी कि सल्फेट में। अच्छा, NO2 को यानी कि नाइट्राइट को कहां पर ऑक्सीडाइज कर देगा, NO3- में। और आर्सेनाइट को यानी कि ASO3 3- को कहां पर ऑक्सीडाइज कर देगा, आर्सेनेट में यानी कि ASO4 3-। ठीक है, ठीक है भाई साहब, ये इसकी ऑक्सीडेशन देख ली। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये जो Cr2O7 2- के साथ ये एसिडिफाइड एसिडिक मीडियम हम यूज करते हैं, यहां पर ये जो एसिडिफाइड एसिडिक मीडियम है ये डाइल्यूट H2SO4 के लिए यूज किया जाता है। ये जो H+ है ना, इसका सोर्स क्या है, डाइल्यूट H2SO4, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करने पर K2Cr2O7 बिल्कुल ही अलग रिएक्शन देने लगता है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब K2Cr2O7 सॉलिड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है और हम कोई सॉल्युबल क्लोराइड जैसे KCl या फिर NaCl ले लेते हैं, तो एक बहुत ही शानदार रिएक्शन हमें देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इसकी भी अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पर मैं आपको एक ब्रीफ देके जा रहा हूं कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है। ये बेसिकली क्लोराइड्स के प्रेजेंस की एक रिएक्शन है, क्लोराइड्स के प्रेजेंस को टेस्ट करने की एक रिएक्शन है, Cl- को टेस्ट करने की एक रिएक्शन है। जब K2Cr2O7 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कोई सॉल्युबल क्लोराइड की रिएक्शन देता है तो उसको हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। और यहाँ पर ऑरेंज रेड वेपर्स बनते हैं किसके, एक CrO2Cl2 नामक कंपाउंड के, CrO2Cl2, दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है भाई साहब, इसी को बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अगर कोई सॉल्युबल क्लोराइड कंटेनिंग कंपाउंड होता है, वो इन दोनों के साथ रिएक्ट करके ऑरेंज रेड वेपर्स दे देता है, तो कंफर्म हो जाता है कि वहां पर Cl- प्रेजेंट है। अच्छा, अब सुनना, अब एकदम लास्ट की घड़ी आ चुकी है, थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखें। K2Cr2O7 जब हम H2O2 के साथ एसिडिफाइड मीडियम में लेते हैं, सुनना मेरी बात, H2O2 के साथ एसिडिफाइड मीडियम K2Cr2O7 से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि K2Cr2O7 इसको ऑक्सीडाइज कर दे, और ऐसा भी नहीं होता है कि H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम इस K2Cr2O7 को ऑक्सीडाइज कर पाए, क्योंकि Cr की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही +6 है, इसीलिए वो इसको ऑक्सीडाइज तो कर नहीं सकता। तो यहां पर ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होती है, और ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन एक प्रोडक्ट बनाती है जिसका नाम है CrO5। अरे याद करो, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है ना, ये देखो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, और यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +6, यहां पर भी +6 ही आता है भाई साहब। अच्छा, ये जो CrO5 है, क्योंकि यहां पर आपको परऑक्सी लिंकेजेस दिख रहे होंगे, तो ये CrO5 अनस्टेबल है ड्यू टू परऑक्सी लिंकेजेस। और ये CrO5 जो कि ब्लू कलर का पाया जाता है, दिस इज ब्लू कलर, ये CrO5 जो है, अगर हम इसको ऐसे ही खड़े रहने दिए यानी कि हम कंपाउंड को ऐसे ही रिएक्शन में छोड़ दिए, तो क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये डिकम्पोज कर जाता है। किस चीज में डिकम्पोज कर जाता है भाई साहब, Cr2O3 और O2 में, अगर हमने इसको खड़े रहने दिया। पर अगर इस CrO5 में हमने एमाइल अल्कोहल मिला दिया तो ये स्टेबल कंपाउंड बन जाता है, दिस इज CrO5 अगेन, ये स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा और ये अपना ब्लू कलर आराम से शो कर पाएगा। ठीक है, जब हमने इसमें एमाइल अल्कोहल मिला दिया, अदरवाइज ये थोड़ी देर बाद ही डिकम्पोज होने लगता है इन Cr2O3 और O2। जब इस Cr2O3 को अगेन हम H2O2 से रिएक्ट कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, तो देखो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में अगर ये ऑक्सीडाइज किया तो क्या बना देगा भाई साहब, ये बना देगा क्रोमेट, और ये जो क्रोमेट बना CrO4 2-। और ये जो क्रोमेट है, अगर हमने इसको एसिडिफाई कर दिया, तो क्रोमेट को एसिडिफाई करने पे क्या मिलता है भाई साहब, अरे भाई साहब एकदम क्लियर है, K2Cr2O7 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये पूरी रिएक्शन की माइंड मैप आपके सामने है, आप देख सकते हो, उम्मीद है आपको बढ़िया लगाओ। और इसके बाद सारे सवाल स्टार्ट है। 1-2 सवाल मैं आपको करा दे रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर लंबा हो चुका है, बाकी आप खुद से कर सकते हो, मैंने 85 सवाल आपके लिए दे रखे हैं। और सुनना मेरी बात, जरा आओ सवाल देख लेते हैं। फ्यूजन ऑफ MnO2 विथ KOH एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्यूजन ऑफ MnO2 with KOH and an oxidizing agent gives dark green K2MnO4। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है। ये तो हमने KMnO4 की प्रिपरेशन में ही देख लिया था कि जब MnO2 और बेसिक मीडियम में किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ फ्यूज हो रहा हो तो हमें डार्क ग्रीन K2MnO4 मिलता है। इस K2MnO4 को जब हम एसिडिफाई कराते हैं हमें KMnO4 मिल जाता है। अच्छा, मैंगनेट आयन
ओहो, मैंगनेट आयन ऑन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इन एल्कलाइन मीडियम। याद करिए मैंने आपको बताया था कि जब MnO4 2- होता है उसका हम एल्कलाइन मीडियम में इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा दे तो हमें क्या मिल जाता है भाई साहब, हमें मिल जाता है KMnO4। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्या पूछा गया हमसे, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट सही है। वो वाला ऑप्शन कहां पे है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े, 2 नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन। अब सुनना मेरी बात, FeCr2O4 क्रोमाइट ओर है। आज इस क्रोमाइट ओर में जब मैं Na2CO3 मिलाता हूं, अच्छा सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक, पीछे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। यहां पर दोस्तों 1 मिनट, यहां पर Fe2 नहीं होगा, मैं इस चीज को सही कर देता हूं, त्रुटि FeCr2O4 होगा। ठीक है, आप फॉर्मूला लगा सकते हो सिंपल कि ये जो FeCr2O4 है क्रोमाइट ओर है, ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है जो दो चीजों से मिलकर बना है, FeO और Cr2O3। जब आप दोनों को जोड़ के देखो तो क्या आपको FeCr2O4 मिल रहा है। तो ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक मुझसे हो गई जल्दी में। ओके, अब सुनना क्वेश्चन क्या था, भाई साहब, FeCr2O4 जब Na2CO3 से रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ O2 तो क्या क्या बनता है भाई साहब, ये बन जाता है Na2CrO4, और क्या बन जाता है Fe2O3 बनता है ये, और क्या बनता है CO2 बनता है। ठीक है, अब अगर इस A को यानी कि Na2CrO4 को H+ से रिएक्ट करा दिया जाए, इस क्रोमेट को एसिडिफाई कर दिया जाए, तो क्या आप सबको नहीं पता है कि ये Na2Cr2O7 बन जाता है भाई साहब। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये बेसिकली आयन बनवाना चाह रहे हैं Cr2O7 2-, और यहाँ पे ये पूछ क्या रहे हैं, द नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट बी। अब टर्मिनल ऑक्सीजन एटम को ये लोग क्या बोलते हैं, ये देखो मगर ध्यान से, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर O-। अब देखो टर्मिनल ऑक्सीजन किसको बोले, ये तो टर्मिनल नहीं हो सकता, ये तो टर्मिनल नहीं है। टर्मिनल कितने हो रहा है, टर्मिनल हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 टर्मिनल हो गए लो। टर्मिनल मतलब कोने किनारे वाला भाई साहब। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे रखे हैं, बहुत सारे तरह के क्वेश्चन आपके लिए दे रखे हैं भाई साहब, आप इनको देख सकते हो। ये चलो, डार्क पर्पल कलर ऑफ KMnO4 डिसअपीयर्स इन टाइट्रेशन विद ऑक्सैलिक एसिड। जब ऑक्सैलिक एसिड के साथ KMnO4 की टाइट्रेशन होती है भाई साहब, यानी कि MnO4-, जब C2O4 2- के साथ हम ले लेते हैं तो ये सुनना, ऑक्सैलिक एसिड है, एसिडिक मीडियम में KMnO4 कहां पर चेंज होता है, Mn+2 में, और ये C2O4 2- कहां पर चेंज हो जाता है, CO2 में। तो क्या पूछ रहे हैं, द ओवरऑल चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन द रिएक्शन। ओवरऑल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है, रिएक्शन के पहले ये +7 में था, रिएक्शन के बाद ये +2 में जा रहा है, ओवरऑल चेंज कितना हो रहा है भाई साहब, +5 का हो रहा है, 5 का हो रहा है। तो इसी तरह के चुन्नू मुन्नू क्वेश्चंस है। चुन्नू मुन्नू क्वेश्चंस क्या, जेई मेन के सारे PYQs हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आप सभी PYQs को अटेम्प्ट कर सकते हो, इनके सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे कुछ दिनों में। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर खत्म नहीं, अच्छा लगा होगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कर दीजिए, और जेई फ्रीडी बाय अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ी सी लेक्चर आने में त्रुटि हो जाती है, त्रुटि नहीं, देरी हो जाती है, उसको थोड़ा सा अगर क्षमा कर पाएंगे तो जरूर हम आपके साथ बने रहेंगे। और मैं गौरव सर भैया आज के लिए आपसे विदा लेता हूं, तब तक मिलते हैं, गुड नाइट, टाटा, शब बखैर।